दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे, आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 10 का जो भूगोल है उसका आज पाठ नंबर 2 है। पाठ नंबर 2 का नाम क्या है? वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसका क्या है, आज पार्ट नंबर 1 है। इस पार्ट नंबर 1 में हम इसकी बेसिक चीज़ों को जानेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे पेड़ पौधे, कैसे कैसे जो जानवर हैं हमारे लाभ हैं के योग्य हैं, क्या क्या इनसे हमें लाभ होता है, इन सबको बहुत ही इस तरीके से पढ़ेंगे। तो आपका काम तो बिल्कुल एकदम फिक्स है कि इसको अगर पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे तो एकदम से कॉपी किताब निकाल के लिख लेंगे। अगर लिखेंगे नहीं तब इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको लिख लेते हैं तो कम से कम तो 10% या 20% या 30% जानकारी आपके दिमाग में एक ही बार आ जाएगी। दोबारा से रिवीजन करेंगे तो पूरा आपके दिमाग में एकदम सेव हो जाएगा। तो हम पढ़ते हैं क्या, वन एवं वन्य संसाधन। आप पूरे लगन से, पूरे मेहनत से अपने इस पाठ को पढ़िएगा और अपने एग्जाम को बेहतर तरीके से करके आइएगा, ताकि सामाजिक विज्ञान में आपको कोई समस्या ना हो। अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसमें होने वाली समस्त जो पाठें हैं, जो समस्त चीज़ें हैं, मैं आपको एकदम से सिखाऊंगा और बताऊंगा। तो इसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ये जिम्मेदारी हमारी है। देर ही सही लेकिन एक एक वीडियो करके मैं आपको सारा यह पाठ पढ़ा दूंगा, पूरी किताब पढ़ा दूंगा और अंत में आप देखेंगे कि वास्तव में हमने बहुत कुछ थोड़े थोड़े करके एक लंबे समय के दौरान सीख लिया। ठीक, तो समय ज़्यादा लॉस न करते हुए इधर पढ़ते हैं हम कहाँ पे। वन क्या होता है? वन होता क्या है? तो पेड़ पौधों के सघन समूह को। पेड़ पौधे अगर एक स्थान पे नहीं बल्कि एक बहुत से घेरे में पेड़ पौधे उगे हैं, कहीं पे आम है, नीम है, महुआ है, तमाम पेड़ होते हैं, तो उनका एक विशाल समूह, उनका एक सघन सघन समूह क्या होता है? वन होता है। अब वन यानी कि जंगल तो बहुत होते हैं। अब जंगल में अनेक प्रकार के जीव जंतु भी होते हैं। जंगल में क्या होते हैं? अनेक प्रकार के जीव जंतु भी होते हैं। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं एक शब्द में? वन्य जीव। अर्थात वे जीव जो वन में रहते हैं, वन में निवास करते हैं, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? ऐसे जीवों को हम वन्य जीव कहते हैं। तो आपको समझ में आई? बिल्कुल चिंता ना करिए, शादी ब्याह का मामला है तो इसमें थोड़ा सा आप बचिए। हाँ, न्योता तो करिए ही, क्योंकि आप 100 रुपये, 101 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये दे रहे हैं, उसका आनंद लेते रहिए। लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है, इसको आपको दिमाग में रखना है और पढ़ना भी है ना। न्योताकारी आता रहेगा, शादी ब्याह होता रहेगा, लेकिन पढ़ाई अगर एक बार अच्छे से नहीं करी तो पूरा जीवन पर आपको पछताना पड़ेगा। ठीक, तो वन्य जीव क्या है? तो वन में रहने वाले जीव। वन क्या है? पेड़ों का सघन समूह वन होता है। उसमें जो रहने वाले जीव होते हैं उनको हम वन्य जीव कहते हैं। अब इतने आराम भैया पढ़ा रहे हैं, अगर तभी आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है मतलब आपके तो गधे हैं, तो लोल है। ठीक, अब इनसे लाभ क्या होता है? तो वनों से हमें एक नहीं बल्कि अनेकों लाभ होते हैं। हमने सीरियल करके लिखा है, अगर क्योंकि यह बहुत ही आम बात है, बहुत ही सामान्य बात है कि वनों से लाभ जो होता है हमें पता होता है, लेकिन एग्जाम में हमसे पूछ भी लेता है कि वनों से क्या क्या लाभ होते हैं, जरा बताइए हमें। तो वनों से पहली बात, हमें अनेक प्रकार की औषधियाँ मिलती हैं। यानी पेड़ से भैया क्या मिलती है? हमें अनेक प्रकार की औषधियाँ मिलती हैं। अनेक प्रकार की दवाइयों में कुछ जड़ी बूटियों का काम होता है जो हमारे पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। तो पहला क्या हम कहा? औषधि। उसके बाद ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है कि मानव शरीर यानी जो मानव जिंदे हैं, साथ जितने भी जीव जंतु हैं, अगर वो जिंदे हैं तो केवल ऑक्सीजन की वजह से। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारा जो जीवन है, चाहे वह मनुष्य का चाहे वह जानवर का, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो जितने भी जीव हैं उनमें ऑक्सीजन कौन देता है? पेड़ पौधे। क्योंकि पेड़ पौधे हमारे इस वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ग्रहण करते हैं सांस के रूप में, और जब छोड़ते हैं तो वह ऑक्सीजन बना के छोड़ते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन हम लेते हैं और पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। कहने का मतलब है पेड़ हमारे भी लिए लाभदायक है और साथ साथ समस्त प्रकार के जीव जंतुओं के लिए भी क्या है? बहुत सहायक है। अच्छा, इसके बाद क्या आता है? ईंधन। ईंधन मतलब लकड़ी। क्योंकि अगर आज आपके पास गैस चूल्हा आ गया है, इंडक्शन चूल्हा आ गया है, इसके पहले हम जब खाना बनाते थे तो इसके लिए ईंधन की मात्रा, लकड़ी की मात्रा अधिक लगती थी। तो जो ये ईंधन मिलता है, लकड़ी मिलती है, किससे मिलता है? तो पेड़ों से मिलती है। अच्छा, ये लाभ हो गया। उसके बाद फर्नीचर, शादी ब्याह में भैया कुर्सी,
उसके बाद बेड, उसके बाद सोफा, यह साथ साथ आप स्कूल में बैठते हैं तो उसके लिए बेंच, टेबल, कुर्सी, ये सब किसकी बनी होती हैं? ये सब बनी होती हैं लकड़ियों की, अर्थात इनको कहते हैं फर्नीचर। फर्नीचर के लिए लकड़ी बहुत लाभदायक होती है। साथ साथ इससे हम अनेक मात्रा में फल लाते हैं ना, आम, इमली, अंगूर, सेब, केला, ये सब क्या है? ये सब फल हमसे किससे मिलते हैं? वनों से मिलते हैं, पेड़ों से मिलते हैं। साथ साथ दी और इसका बल्कि और बहुत सारे लाभ हैं, केवल हम 3-4 बातों को लिखा है, और 3-4 बात को अगर आप भी लिख देंगे तो आपका नंबर कटेगा नहीं। तो इसके बाद क्या है आपका? वर्षा का होना, क्योंकि आपको पता है कि पेड़ पौधे हैं वह वर्षा को खूब कर, क्योंकि वर्षा कराने के लिए बादलों को रोकना पड़ता है। जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं बादलों को रोकते हैं, और जिससे क्या होता है आपके क्षेत्र में खूब दमादम बारिश होती है। उसके बाद क्या है, हमने इसके पहले पढ़ाया था कि पेड़ पौधे से क्या होती है? मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है मृदा अपरदन को अगर कम करना है तो वन आप ढेर लगाइए, वन आप खूब लगाइए, यानी क्या है? मृदा अपरदन कम होता है कैसे? वन से। ठीक, तो ये क्या है? इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको तो पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इस पाठ में गया है कि जैव विविधता क्या होती है। तो अगर जैव विविधता को देखें तो जैव प्लस विविधता, विविधता। अब जैव क्या होता है? तो मतलब समस्त प्रकार के जीव जंतु, अर्थात पेड़ पौधे भी और जीव जंतु भी, वैसे जैव होते हैं जिनके जीवन होता है, जैव होते हैं। विविधता मतलब भिन्नता, विविधता मतलब भिन्नता। तो आपके अगर आप यहाँ रहे होंगे तो वहाँ पे साथ पेड़ के साथ साथ बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, चाहे वह गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, चींटी, मकड़ी, मच्छी, सब क्या होता है? सब जीव होते हैं। तो जीवों का एक बड़ा समूह, जीवों का एक बड़ा समूह, प्रजातियों का एक बड़ा समूह जिसमें अनेक प्रजातियां आती हों, तो उन्हीं का एक समूह क्या होता है? जैव विविधता। अगर परिभाषा लिखना हो आपको तो मैं बोल दे रहा हूं, अगर आप लिख पाए तो लिख सकते हैं। अगर लेकिन परिभाषा आपसे कभी पूछेगा नहीं, लेकिन आज समझने के लिए लिख सकते हैं। तो एक ऐसा स्थान, एक कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। कहीं पे शेर, कहीं पे भालू, कहीं पे पेड़ पौधे, नाग, सांप, न तमाम प्रकार के जो जीव जंतु हैं, अगर उन्हीं का एक समूह हो जाएगा जिसे कहेंगे क्या? जैव विविधता। यानी कि जीव रहेंगे लेकिन भिन्नता रहेगी, अलग अलग प्रकार के रहेंगे। तो जीव जंतु की भिन्नता ही क्या होती है? जैव विविधता होती है। अच्छा, जो जैव विविधता शब्द है इसको 1986 में वाटर जी रोजन नामक व्यक्ति ने दिया। कौन था? वाटर जी रोजन नामक एक भूगोलवेत्ता थे जो 1986 में जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी शब्द दिए थे। अच्छा, लेकिन अगर जनक की बात करें कि जैव विविधता के पिता कौन है, पापा कौन है, डैडी कौन है, फादर कौन है, तो आते हैं कौन? E.O. विल्सन। आपसे एक नंबर पूछ लेगा कि जैव विविधता के जनक कौन है, जैव विविधता के पिताजी कौन है, पापा कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा क्या कि कौन भैया? तो E.O. विल्सन है। अच्छा, इसी जैव विविधता के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी। तो लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन। किस चीज के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको कहेंगे हम लॉजिकल, यानी कि लॉजी कर रहे हैं ना। तो क्योंकि जो इकोलॉजी है यह विज्ञान की एक शाखा है, तो जब हम जीव विज्ञान के साथ साथ भूगोल का अध्ययन करेंगे, जीव विज्ञान के साथ साथ क्या करेंगे? भूगोल का अध्ययन करेंगे, अर्थात यह समझेंगे कि वास्तव में जो जीव जंतु हैं वह हमारे वातावरण से कैसे जुड़े हैं, हमारे पर्यावरण से कैसे जुड़े हैं। अगर इसके बारे में पढ़ना हो तो क्या पढ़ेंगे? हम इकोलॉजी पढ़ेंगे। और इकोलॉजी के पिता अगर पूछे, क्योंकि आगे चल के अगर जो कंपटीशन बैठेंगे तो इसमें यह एक नंबर क्वेश्चन बहुत ही बार आया हुआ है अनेक प्रकार के एग्जामों में बड़े बड़े, कि जो इकोलॉजी के जनक कौन होते हैं, इकोलॉजी के अर्थात पारिस्थितिकी के पिता कौन होते हैं, फादर कौन होते हैं, तो अर्नेस्ट हैकल का इसके पिता होते हैं। अब इस पारिस्थितिकी तंत्र के मतलब इस इकोलॉजी के अंदर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? पारिस्थितिकी। क्या? पारिस्थितिकी अर्थात क्या? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यह क्या होता है? तो पारिस्थितिकी में हम किसी एक क्षेत्र में से मानने हमने कहा कि प्रजातियां हैं, तो प्रजातियां किस प्रकार से जो पर्यावरण है उनसे संबंध रखेंगी। अगर इनके बारे में जानना हो तो इसके बारे में अगर जानना हो तो हम क्या करेंगे? इकोसिस्टम, यानी कि जब पर्यावरण का जीव जंतु के साथ संबंध बताया जा रहा है तो उसको कहेंगे क्या? इकोसिस्टम है। उनका जो जाल है, उनका जो घेरा है, उनका जो सिस्टम है वो कहता है इकोसिस्टम होता है। और इसके अगर आपको जनक पूछे तो एजी टांस लें। तो मैंने आपको 3
सब बताया। और तीनों के पिता बहुत ही बार आपके एग्जाम में भी और इसके दृष्टिकोण से जो आने वाले एग्जाम आप इंटर के बाद देंगे तो उसमें भी पूछता है कि जैव विविधता के जनक कौन है, तो E.O. विल्सन है। इकोलॉजी के जनक कौन है, तो अर्नेस्ट हैकेल है। इको सिस्टम जनक कौन है, तो A.G. टॉन्सले है। इतना पढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा देश भारत है, इस भारत देश में विश्व के कुल कितने % जीव जंतु रहते हैं भारत में, और साथ साथ उसमें कितने पेड़ पौधे हैं और कितने जीव जंतु हैं। तो हम देखते हैं कि पूरे विश्व की अपेक्षा भारत में कुल 8% अर्थात 16 लाख प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। कितना? पूरे विश्व का 16 लाख अर्थात 8% प्रजातियां भारत देश में निवास करती हैं। उनमें से 81,000 जीव जंतु हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। साथ साथ 47,000 वनस्पतियां हैं। इसमें कितनी हैं? 81 लाख जीव जंतुएं हैं और 47,000 क्या हैं? वनस्पतियां हैं। इतना आंकड़ा हमें मालूम है, बाकी इतने प्रजातियां हैं कि हमें मालूम ही नहीं, खाली इतने जानते हैं कि तमाम इतनी प्रजातियां भारत देश में मिलती हैं। उनमें से इस 47,000 में से 47,000 वनों में से, वनस्पतियों में से भारत के अंदर उत्पन्न हुए यानी कि मूल भारतीयों के अंदर कितनी है, यानी कि इन 47 में से 15,000 प्रजातियां का जन्म भारत में हुआ है। 15,000 मूल भारतीय प्रजातियां हैं वनस्पतियों की। अच्छा, लगातार इन प्रजातियों के ऊपर चाहे वह पेड़ पौधा हो, चाहे वह जीव जंतु हो, बदलते हुए समय के अनुसार, बदलते हुए नगरीकरण के अनुसार, बदलते हुए आधुनिक तरीके से हमारे इस पर्यावरण में रह रहे तमाम प्रकार के जीव जंतु, रहे तमाम प्रकार के पेड़ पौधे के ऊपर अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक, उनमें से अगर देखें तो इनमें से तकरीबन 20% जो जीव जंतु हैं इनके ऊपर खतरा यानी कि संकट उत्पन्न हो चुका है, संकट ये ग्रस्त हो चुके हैं। साथ साथ 10% वनस्पतियां हैं जिनके ऊपर क्या है, खतरा उत्पन्न हो गया है, ये संकट ग्रस्त हैं। उनमें से कुछ का नाम लिखा है, जैसे चीता हुआ, पहाड़ी कोयल हुआ, चित्तीदार उल्लू हुआ, ये सब प्रजातियां हैं। साथ साथ महुआ का एक प्रजाति है, उसमें क्या है, समस्या बन चुकी है। अर्थात अगर लगातार प्रदूषण होता रहेगा, वनों कटाई होती रहेगी, तो ये जो आज 10% अर्थात 20% जाती है जो पेड़ पौधे जंतु हैं, अगर ऐसा खतरा बना रहेगा तो एक समय बाद जब पूर्णतः समाप्त हो जाएंगी। अब एक रिपोर्ट आई थी, फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हमने देखा कि पूरे भारत के क्षेत्रफल पे 25% वन पाए जाते हैं। हालांकि 24 कुछ है, लेकिन हमने इसको मोटा मोटी 25% बताया है। अच्छा, इनमें से 12% जो है कैसे हैं, सघन वन, यानी कि 12.2% क्या है, सघन वन, एकदम पास है, एकदम घने हुए। 9.14% क्या है, खुला वन, दूर दूर है। और बाकी 0.14% वन क्या है, मैंग्रोव, अर्थात बहुत दूर दूर है। ठीक, तो ये रिपोर्ट आई थी कब, तो इसका कोई आंकड़ा नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट रिपोर्ट हमेशा 2-3 वर्षों के बाद आती है। आपकी किताबों में इसका कोई जिक्र है नहीं, तो इसको ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे एग्जाम में भी आएगी नहीं। ठीक, अच्छा, इसके बाद इन सभी समस्याओं को देखते हुए पूरे विश्व ने विचार किया गया कि हमें अगर इस प्रकृति को बचाने का कोई सरल उपाय नहीं ढूंढ पाए तो आगे आने वाले समय में क्या हो जाएगा, हमारे पृथ्वी से बहुत सारी प्रजातियां, चाहे वह जीव जंतु की हो, चाहे वह पेड़ पौधे की, वह सब नष्ट हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी। तो इसके आंकड़े को जानने के लिए, साथ साथ इसकी सुरक्षा करने के लिए हमें किसी न किसी प्रकार के संघ का निर्माण करना पड़ेगा और इसकी उचित देखभाल करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक संस्था बनाई गई। उस संस्था का नाम है IUCN, अर्थात I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, C से कन्वर्सेशन और N से कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर। ये क्या इसका फुल फॉर्म है, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। इंटरनेशनल माने अंतर्राष्ट्रीय, यूनियन माने संघ, कंजर्वेशन माने संरक्षण और नेचर माने प्राकृतिक अर्थात प्रकृति, यानी कि प्रकृति को बचाने के लिए पूरे विश्व में एक संस्था का निर्माण किया गया। उस संस्था का नाम है IUCN। फुल फॉर्म आप जान गए होंगे, फुल फॉर्म पूछ लेता है आपसे। स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में हुई थी।
मुख्यालय कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड एक देश है यूरोप का, वहाँ पे एक शहर है ग्लैंड। क्या है? ग्लैंड। अब ग्लैंड को कभी कभी कुछ बच्चे इंग्लैंड समझते हैं, तो इंग्लैंड नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड ब्रिटेन में है और स्विट्जरलैंड में क्या है? ग्लैंड नामक शहर है, वहाँ पे क्या इसका मुख्यालय बनाया गया। अब प्रजातियों की रक्षा करने के लिए प्रजातियां कैसे कैसे भारत में रहे, पूरे विश्व में हैं, कौन कौन सी लुप्त हुई हैं, कौन सी नहीं है, इनके ऊपर खतरा उत्पन्न हुआ है, इसके लिए एक व्यक्ति आए और उनके दिमाग में एक बात आई कि हमें एक किताब बनानी चाहिए, और जो प्रजातियां भारत में या पूरे विश्व में थी पहले पृथ्वी पे, अब नहीं है, या ऐसी प्रजातियां जो धीरे धीरे कम हो रही हैं, उनका एक हमें लिस्ट बना लेनी चाहिए। तो वह व्यक्ति था, उनका नाम था स्कॉट पीटर, जॉन स्कॉट पीटर के दिमाग में 1963 में यह बात आई कि प्रजातियों के लिए हमें एक आंकड़ा बनाना चाहिए, अर्थात उन्होंने क्या सुझाव दिया? रेड डाटा बुक, अर्थात लाल पुस्तक का क्या दिया? उसने सुझाव दिया। लेकिन इस सुझाव को तुरंत माने गए हैं, तो समय 1968 में आया और इनकी बातों को सराहा गया, और पूरे संस्था है, इस संस्था ने कह दिया कि आप जो बात कह रहे थे सही कह रहे थे, प्रजातियों के देख रेख के लिए एक हमें लिस्ट बनानी चाहिए, और 1968 में इन्होंने रेड डाटा बुक को अपने संस्था के लिए स्वीकार कर लिया। उसके बाद फिर इसी संस्था में एक संस्था और आई, एक उपशाखा और आके जुड़ी, उस शाखा का नाम है WWF, अर्थात 1969 में WWF का क्या हुआ? निर्माण हुआ, और इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। क्या नाम है? वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, अर्थात विश्व वन्यजीव कोष। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? इसका भी मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड नामक शहर में। अब लाल पुस्तक है आपके किताब के माध्यम से, क्योंकि इन्होंने मुख्यतः अलग अलग किताबों में अगर आप कंपटीशन पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग आंकड़ा दिया है, तो उसको हम जब कंपटीशन में जाएंगे तो पढ़ेंगे। आज या इसके बाद हमारे जो पाठ में है वो 6 प्रकार के आंकड़े आते हैं, एक स्थानीय, एक दुर्लभ, एक स्थानिक, एक सामान्य, एक सुवेद, ये 3-4 प्रकार, संकटग्रस्त, संकट उत्पन्न और विलुप्त, ये 7-8 आंकड़े हमारे किताब में दिए गए हैं, और इनके अंदर प्रजातियों के नाम भी दिए गए हैं। तो इसके बाद हम अगले वाले पार्ट में क्या पढ़ेंगे कि रेड डाटा बुक में कौन सी प्रजातियां हैं, इन प्रजातियों का मतलब क्या है, और इसके अंतर्गत कौन सी प्रजातियां आती हैं। तो इसको अगर आप लिख लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मिलते हैं इसके अगले वाले पार्ट के लिए। वीडियो को भैया लाइक अगर नहीं किए हो तो कर देना, और अपने भाई बहन के साथ इसको शेयर जरूर करना, ताकि उनका भी क्या हो, उद्धार हो सके, वह भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। अब मिलते हैं अगले वाले पार्ट के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।